जय कृष्णमूर्ति। प्रथम और अंतिम मुक्ति। अध्याय 2। व्यक्ति और समाज। अधिकांश व्यक्तियों के सामने यह समस्या है कि व्यक्ति समाज का साधन मात्र है या वह उसका साध्य है। क्या आप और मैं व्यक्तियों के रूप में समाज व सरकार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने, निर्देशित, शिक्षित व नियंत्रित किए जाने या किसी सांचे में ढाले जाने के लिए हैं, अथवा स्वयं समाज या राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है? क्या व्यक्ति समाज का साध्य है अथवा वह एकमात्र कठपुतली है जिसको युद्ध के साधन के रूप में शिक्षित किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, खत्म कर दिया जाए? बहुत सारे व्यक्तियों के सामने यह प्रश्न है। यह हमारी ही नहीं, विश्व की समस्या है कि क्या व्यक्ति समाज का एक साधन मात्र है, परिस्थितियों से निर्मित और संचालित एक खिलौना मात्र है, या समाज व्यक्ति के लिए ही बना है? इसका पता आप कैसे लगाएंगे? क्या यह गंभीर समस्या नहीं है? यदि व्यक्ति समाज का केवल एक साधन भर है तो समाज व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर यह सही है तो हमें वैयक्तिकता को छोड़कर समाज के कार्य में लग जाना चाहिए। समस्त शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए और व्यक्ति को एक ऐसे उपकरण में बदल देना चाहिए जिसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके, और जब आवश्यकता न हो तब उसे नष्ट कर उससे पीछा छुड़ाया जा सके। परंतु यदि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है तो समाज का कार्य व्यक्ति को किसी सांचे के अनुरूप बनाना नहीं, बल्कि उसमें मुक्ति का एहसास और प्रेरणा भरना है। इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सी बात गलत है। आप इस समस्या की जांच पड़ताल कैसे करेंगे? क्या यह एक मूलभूत समस्या नहीं है? यह समस्या किसी विचारधारा पर आधारित नहीं है, चाहे यह वामपंथी हो अथवा दक्षिणपंथी। और यदि यह किसी विचारधारा पर आधारित है तो वह सिर्फ एक राय है। धारणाएं सदा शत्रुता को, भ्रांति को, द्वंद्व को जन्म देती हैं। यदि आप पुस्तकों का आश्रय लेते हैं तो आप केवल सम्मतियों पर निर्भर करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे पुस्तकें वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं या धार्मिक हैं। वे सम्मतियां बुद्ध की हैं या ईसा की हैं, पूंजीवाद की हैं या साम्यवाद की। वे केवल धारणाएं हैं, सत्य नहीं। किसी तथ्य का कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता। किसी तथ्य के बारे में बनी राय को तो नकारा जा सकता है। यदि हमें बात की सच्चाई का पता लग सके तो हम सम्मतियों से स्वतंत्र होकर काम कर सकेंगे। इसलिए दूसरों ने इस या उस बारे में क्या कहा है, इसको छोड़ ही देना क्या आपको जरूरी नहीं लगता? अभिमत चाहे किसी का भी हो, वामपंथियों का हो या किसी और का, वह उनकी प्रतिबद्धता का ही नतीजा होता है। इसलिए यदि अपनी खोजबीन के लिए
आप पुस्तकों में लिखी हुई बातों पर निर्भर करते हैं, तो फिर आप किसी मत को मान भर रहे हैं और उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो फिर सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि कार्य तो हमें उसी के आधार पर करना है। सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के प्रचार से मुक्त होना जरूरी है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी समस्या को बिना किसी सम्मति के देख सकें। शिक्षा का सारा काम ही व्यक्ति को जागृत करना है। इस सच्चाई को देखने के लिए आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा, जिसका अर्थ है कि आप किसी की भी अगुवाई का आसरा न देखें। जब आप अपनी भ्रांत दशा के कारण किसी नेता को चुनते हैं, तो आप जिनको चुनते हैं वे भी भ्रांत ही होते हैं। यही सारी दुनिया में हो रहा है। अतः आप मार्ग निर्देशन या सहायता के लिए किसी नेता पर निर्भर नहीं रह सकते। मन यदि किसी समस्या को समझना चाहता है, तो यह जरूरी है कि वह न केवल पूर्णता व समग्रता से उस समस्या को समझे, बल्कि उस समस्या पर लगातार नजर रख पाए। क्योंकि समस्या कभी स्थिर नहीं रहती। समस्या चाहे भूख की हो, मनोवैज्ञानिक हो या कोई और, वह सदा नवीन ही होती है। विपदा कोई भी हो, हमेशा नई होती है। अतः उसे समझने के लिए मन को सदा ताजा, सुस्पष्ट और तीव्र ग्राही होना होगा। मुझे लगता है हम में से अधिकतर व्यक्ति एक आंतरिक क्रांति की तत्काल आवश्यकता का अनुभव करते हैं। ऐसी क्रांति जो बाहरी जगत का, समाज का आमूल परिवर्तन कर सके। यही वह समस्या है जिससे कि मेरा अपना और तमाम गंभीर मंशा वाले लोगों का सरोकार है। हमारी समस्या है कि समाज में कैसे आमूल एवं आधारभूत परिवर्तन लाएं, और बाह्य स्तर पर यह परिवर्तन आंतरिक क्रांति के बिना नहीं हो सकता। चूंकि समाज सदा यथास्थिति में रहना चाहता है, इसलिए प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सुधार जो बिना इस आंतरिक क्रांति के किया जाता है, वैसा ही यथास्थितिवादी हो जाता है। इसलिए इस सतत आंतरिक क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बिना उसके बाह्य क्रिया केवल एक पुनरावृत्ति, एक आदत बनकर रह जाती है। समाज तो हमारे और आपके बीच का संबंध है और उसमें घटने वाली क्रिया है, और वह समाज जड़वत व मृतप्राय हो जाता है। उसमें जीवंतता नहीं होती जब तक कि यह सतत आंतरिक क्रांति न हो। हमारे भीतर एक सर्जनशील मनोवैज्ञानिक परिवर्तन न हो। इसके अभाव में ही समाज निरंतर गतिहीन व जड़ हो रहा है, और इसीलिए उसे लगातार भंग करने की जरूरत है। आप में तथा आपके चारों ओर होने वाले क्लेश और भ्रांति में क्या संबंध है? जाहिर है यह भ्रांति, यह कष्ट अपने आप ही नहीं आ गए। आप और मैं ही इन्हें लेकर आए हैं। पूंजीवादी, साम्यवादी या फासिस्ट समाज नहीं, इन्हें आपने और मैंने अपने परस्पर संबंधों में निर्मित किया है। आप जो भीतर से हैं वही बाहर विश्व पर प्रक्षेपित हुआ है। आप जो हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो अनुभव करते हैं,
अपने रोजमर्रा के जीवन में आप जो कार्य करते हैं उसी का बाहर प्रक्षेपण होता है और उसी से संसार बनता है। यदि हम अंदर से कंजूस, भ्रमित, अशांत और क्षुब्ध हैं तो प्रक्षेपण के द्वारा वैसा ही संसार समाज बन जाता है, क्योंकि आपके और मेरे बीच का संबंध ही समाज है। समाज हमारे संबंधों का ही तो नतीजा है। और यदि हमारे संबंध गड्ढमड, अहम केंद्रित, संकीर्ण, संकुचित और राष्ट्रवादी हैं तो हम उसी को प्रतिबिंबित करेंगे और संसार में अव्यवस्था लाएंगे। आप जैसे हैं वैसा ही संसार है। अतः आपकी समस्या संसार की समस्या है। क्या यह सीधा सा और मूलभूत तथ्य नहीं है? अपने संबंधों में इस तथ्य की हम सदा अनदेखी कर देते हैं। हम किसी विधि के जरिए या विचारों और मूल्यों में विधि जनित क्रांति के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि मैं और आप ही हैं जो समाज बनाते हैं, जो अपनी जीवन पद्धति से अस्त व्यस्तता या व्यवस्था लाते हैं। इसलिए हमें शुरुआत अपने निकट से ही करनी होगी, यानी हमारा जो दैनिक जीवन है उसी से हमारा सीधा सरोकार होना चाहिए। जीविका कमाते वक्त धारणाओं व विश्वासों के साथ अपने संबंधों आदि में किस प्रकार हमारे विचार, भावनाएं व क्रियाएं प्रकट होती हैं, उस सबसे हमारा सीधा संबंध होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि यही हमारा दैनिक जीवन है? जीविका, नौकरी, पैसा कमाना, हम इन्हीं सब में तो लगे हुए हैं। धारणाएं व विश्वास, परिवार व पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते, ये हैं हमारी दिलचस्पी के विषय। अब यदि हम अपने व्यवसाय की बारीकी से परीक्षा करें तो हम पाएंगे कि वह मूलतः ईर्ष्या पर आधारित है। यह मात्र जीविकोपार्जन का मामला नहीं है। समाज इस प्रकार से रचा गया है कि वह एक अंतहीन द्वंद्व की, निरंतर कुछ बनने की कोशिश भर रह गया है। वह लोभ पर, ईर्ष्या पर, हमसे जो आगे हैं उनके प्रति जलन पर आधारित है। एक क्लर्क मैनेजर बनना चाहता है, यानी उसका वास्ता सिर्फ जीविका कमाने या निर्वाह के साधन जुटाने से ही नहीं है, बल्कि पद और प्रतिष्ठा पाने से है। स्वभावतः यह दृष्टिकोण समाज में संबंध में तबाही लाता है। लेकिन यदि आपका और मेरा सरोकार सिर्फ जीविकोपार्जन से होता तो हम उसके लिए कोई न कोई उचित साधन ढूंढ ही लेते। ऐसा साधन जो ईर्ष्या पर आधारित नहीं होता। संबंधों में ईर्ष्या सर्वाधिक विनाशकारी तत्वों में से एक है, क्योंकि यह इस बात की सूचक है कि सत्ता और पद की लालसा बनी हुई है, जो आखिरकार राजनीति की ओर ही ले जाती है। दोनों का निकट का संबंध है। वह क्लर्क जो मैनेजर बनना चाहता है, सत्ता लोलुप राजनीति का एक कारण बन जाता है जो युद्ध को जन्म देती है। अतः युद्ध के लिए यह क्लर्क सीधे सीधे जिम्मेदार है। हमारे संबंधों की बुनियाद क्या है? आपका और मेरा संबंध, आपका और दूसरों का संबंध जो कि समाज है, किस पर आधारित है? जाहिर है कि प्रेम पर तो आधारित नहीं है। हालांकि हम उसकी बड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आपके और मेरे बीच
सामंजस्य होता, शांति होती और सुख होता। लेकिन हमारे पारस्परिक संबंधों में बड़ी दुर्भावना है, जिसने सम्मान का रूप धारण कर रखा है। यदि हमारे भाव एवं विचार मेल खा रहे हैं तो न तो सम्मान का प्रश्न उठेगा और न दुर्भावना का, क्योंकि तब मिलने वाले दो व्यक्ति होंगे, न कि गुरु और शिष्य, और न ही एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने वाले पति या पत्नी। जब दुर्भावना होती है तो आधिपत्य की इच्छा होती है और उससे ईर्ष्या, क्रोध, आवेग पैदा होते हैं। ये सब हमारे संबंधों में लगातार द्वंद्व पैदा करते हैं, जिससे हम बचने का प्रयास करते रहते हैं और इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जहाँ तक रोज़मर्रा के हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली धारणाओं, विश्वासों और नियम संहिताओं का संबंध है, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे हमारा मन विकृत हो रहा है? आखिर मूढ़ता क्या है? मनोनिर्मित या मनुष्य निर्मित वस्तुओं को अनुचित मूल्य प्रदान करना ही तो मूढ़ता है। हमारे विचार आत्म सुरक्षा की मूल प्रवृत्ति से ही पैदा होते हैं। हमारे विचार, बाप रे कितने ढेर सारे हैं, क्या उनको मिथ्या गौरव नहीं मिल जाता? ऐसा गौरव जिसके योग्य वे हैं ही नहीं। अतः जब हम किसी प्रतीक में, चाहे वह धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, जब हम ईश्वर में, धारणाओं में अथवा मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली समाज व्यवस्था में, राष्ट्रीयता में या इसी प्रकार की किसी और चीज़ में विश्वास करते हैं, तो जाहिर है कि हम विश्वास को एक मिथ्या गौरव दे देते हैं और यह हमारी मूढ़ता का सूचक है, क्योंकि विश्वास लोगों को अलग करता है, उनमें एकता नहीं लाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्था या अव्यवस्था, शांति या दुख, सुख या द्वंद्व हमारे जीने के ढंग पर निर्भर करता है। हम ही उसे निर्मित करते हैं। अतः हमारी समस्या यह है कि क्या यह संभव है कि एक तरफ तो यथास्थिति में जीने वाला समाज हो और दूसरी तरफ वह व्यक्ति भी हो जिसके भीतर सतत क्रांति घटित हो रही हो। यानी सामाजिक क्रांति की शुरुआत व्यक्ति के आंतरिक मानसिक परिवर्तन से ही हो सकती है। अधिकांश व्यक्ति समाज संरचना में आमूल परिवर्तन देखना चाहते हैं। पूरे विश्व में सारा संघर्ष इसी बात को लेकर हो रहा है कि कैसे साम्यवादी या अन्य तरीकों से एक सामाजिक क्रांति लाई जाए। अब यदि कोई सामाजिक क्रांति होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका संबंध केवल मनुष्य की बाह्य संरचना से है और व्यक्ति में कोई आंतरिक क्रांति नहीं होती, कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं होता, तो वह सामाजिक क्रांति चाहे जितनी मूलभूत क्यों न हो, अपने स्वरूप से ही जड़वत होगी। अतः एक ऐसा समाज बनाने के लिए जो मशीन की तरह पुनरावृत्ति में नहीं लगा है, जो विघटनशील नहीं है, जो गतिशील है, जो निरंतर जीवित है, यह आवश्यक है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना में एक क्रांति हो, क्योंकि बिना आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रांति के बाहरी परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि समाज निरंतर कोई रूप लेता जा रहा है, गतिहीन होता जा रहा है और इसीलिए निरंतर विघटित हो रहा है। ऐसी हालत में चाहे जितनी संख्या में
और चाहे जितनी बुद्धिमानी से कानून बनाए जाएं, समाज सदा पतनोन्मुख ही रहेगा, क्योंकि क्रांति अपने भीतर होनी चाहिए, न कि केवल बाह्य स्तर पर। मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है और इसे टालना ठीक नहीं। बाह्य क्रिया अपने लक्ष्य पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है, वह स्थैतिक हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यदि व्यक्तियों के बीच संबंध है, जो कि समाज है, आंतरिक क्रांति का परिणाम नहीं है, तो वह जड़वत सामाजिक संरचना व्यक्ति को आत्मसात कर लेती है और उसे अपने जैसा ही जड़ और दोहराव भरा बना देती है। यदि हम इसे समझ लेते हैं, इस तथ्य के असाधारण महत्व को देख लेते हैं, तो फिर इस पर सहमति या असहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह एक वास्तविकता है कि समाज निरंतर जड़ता को प्राप्त हो रहा है और व्यक्ति को आत्मसात कर रहा है, और यह भी एक सतत सर्जनात्मक क्रांति केवल व्यक्ति में हो सकती है, समाज या बाहरी संरचना में नहीं। इसका मतलब सर्जनात्मक क्रांति केवल वैयक्तिक संबंधों में ही हो सकती है, और यही तो समाज है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, विश्व के प्रत्येक भाग में आधुनिक समाज तेज गति से विखंडित हो रहा है। इसे हम अपने जीवन में ही होता हुआ देखते हैं। हर गली कूचे में यह साफ नजर आता है। यह बताने के लिए कि हमारा समाज टुकड़े टुकड़े हो रहा है, हमें महान इतिहासकारों की जरूरत नहीं है। हमें तो जरूरत है नवीन शिल्पियों की, नवीन निर्माताओं की, जो एक नए समाज की रचना कर सकें। इस नवीन रचना के लिए एक नई बुनियाद की जरूरत होगी। उसे नवीन अन्वेषित तथ्यों एवं मूल्यों पर खड़ा करना होगा। ऐसे शिल्पी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे निर्माता अभी नहीं हैं, एक भी नहीं, जो यह देखकर कि पूरा ढांचा ढह रहा है, स्वयं को शिल्पियों में रूपांतरित कर रहे हों। यह है हमारी समस्या। हम ही समाज को जीर्ण शीर्ण होते हुए, विखंडित होते हुए देखते हैं, और वे हम ही हैं, आप और मैं, जिन्हें शिल्पी बनना होगा। आपको और मुझे मिलकर मूल्यों को फिर से खोजना पड़ेगा और अधिक मूलभूत एवं स्थायी आधार का निर्माण करना होगा। क्योंकि यदि हम पेशेवर शिल्पियों पर, राजनीतिक एवं धार्मिक निर्माणकर्ताओं पर निर्भर रहे, तो हम ठीक उसी हालत में बने रहेंगे जिसमें कि हम पहले थे। क्योंकि आप और मैं सृजनशील नहीं हैं। हमने समाज को इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है, और समस्या की विकटता को देखते हुए आपको और मुझे सृजनशील होना ही होगा। आपको और मुझे इस समाज के पतन के कारणों के बारे में सचेत होना पड़ेगा। एक ऐसी नवीन संरचना करनी होगी जो केवल अनुकरण पर नहीं, बल्कि हमारे सृजनशील बोध पर आधारित हो। अब क्या इसमें निषेधात्मक चिंतन निहित नहीं है? निषेधात्मक चिंतन समझ का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अभिप्राय यह हुआ कि सृजनशील चिंतन क्या है। यह समझने के लिए हमें समस्या पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से ही विचार करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या के प्रति विधिपरक दृष्टिकोण अनुकरण की ओर ले जाता है। और समस्या, आप जानते हैं, यही है कि समाज की एक नवीन संरचना के लिए आपको
और मुझे सर्जनशील होना है। विखंडित हो रही चीज को समझने के लिए हमें उसका परीक्षण, उसका अन्वेषण निषेधात्मक रूप में शुरू करना होगा। किसी विधि परक विचार प्रणाली, सूत्र या निष्कर्ष को मानकर नहीं। समाज निसंदेह जीर्ण शीर्ण हो रहा है, टूट रहा है। परंतु ऐसा क्यों है? उसके मूलभूत कारणों में से एक यह है कि व्यक्ति की, आपकी सृजनशीलता कुंठित हो चुकी है। मैं अपना आशय थोड़ा स्पष्ट कर दूं। आप और मैं केवल अनुकरण करने वाले बनकर रह गए हैं। बाहर से और भीतर से हम नकल ही कर रहे हैं। बाहर से जब हम कोई तकनीक सीखते हैं, जब शाब्दिक स्तर पर हम एक दूसरे से कहते सुनते हैं, तो स्वभावतः वहां कुछ अनुकरण होता है, नकल होती है। मैं शब्दों को दोहराता हूं। इंजीनियर बनने के लिए मुझे पहले तकनीक सीखनी पड़ती है और तब मैं उस तकनीक का पुलों के निर्माण में प्रयोग करता हूं। बाह्य तकनीक में किसी सीमा तक अनुकरण या दोहराव जरूरी होता है, परंतु जब आंतरिक मनोवैज्ञानिक अनुकरण होता है, तब निस्संदेह हम सृजनशील नहीं रहते। आज हमारी शिक्षा, हमारी सामाजिक संरचना, हमारा तथाकथित धार्मिक जीवन सभी अनुकरण पर आधारित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक फॉर्मूले के अनुकूल बनना होता है। वास्तव में मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं कुछ संस्कारबद्ध अनुक्रियाओं वाला, पुनरावृत्ति करने वाला एक यंत्र भर बन जाता हूं। चाहे वे अनुक्रियाएं हिंदू की हों या ईसाई की, अथवा बौद्ध, जर्मन या अंग्रेज की। हमारे प्रत्युत्तर समाज के ढांचे के अनुसार संस्कारित होते हैं, चाहे वह प्रारूप पश्चिमी हो या प्राच्य, भौतिकवादी हो या धार्मिक। इसलिए अनुकरण समाज के विघटन के मूलभूत कारणों में से है, और इस विघटन को क्रियान्वित करने वाले अनेक कारकों में से एक कारक है नेता, जिसका आधार ही अनुकरण है। विघटित होते समाज के स्वरूप को समझने के लिए क्या इसका अन्वेषण आवश्यक नहीं कि आप और मैं यानी व्यक्ति सृजनशील हो सकते हैं या नहीं? हम देख सकते हैं कि जहां कहीं भी अनुकरण है, विघटन होता ही है, और जहां कहीं भी सत्ता है, वहां अनुकरण अवश्य है। और चूंकि हमारी समस्त मानसिक मनोवैज्ञानिक संरचना सत्ता प्रामाण्य पर आधारित है, अतः हमें सृजनशील होने के लिए इनसे मुक्त होना होगा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि सृजन के क्षणों में, जीवंत रुचि के उन सुखद क्षणों में पुनरावृत्ति का, अनुकरण का कोई भाव नहीं होता। ऐसे क्षण सदा नए, ताजे, सृजनशील एवं सुखद होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के विघटन के आधारभूत कारणों में से एक कारण अनुकरण है, और अनुकरण सत्ता की, प्रामाण्य की उपासना है।